नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हम सब जानते हैं कि ब्लास्ट फर्नेस लोहे को पिघलाने वाली एक विशाल और जटिल मशीन है, लेकिन आज हम इसे सिर्फ एक मशीन की तरह नहीं, बल्कि एक मरीज की तरह देखेंगे जिसे सही डायग्नोसिस और इलाज की जरूरत है। हमारे सोर्स मटेरियल से लिया गया ये कोट मुझे बहुत ही फैसिनेटिंग लगा। ये कहता है कि आज हमें ब्लास्ट फर्नेस का डॉक्टर बनना होगा। जरा सोचिए, जिस तरह इंसानों को मलेरिया या टाइफाइड जैसी बीमारियां होती हैं, ठीक वैसे ही इस विशालकाय फर्नेस को भी कई तरह की परेशानियां और बीमारियां घेर लेती हैं, और एक इंजीनियर का काम किसी अच्छे डॉक्टर से कम नहीं होता। तो चलिए आज के इस डायग्नोसिस का एक क्विक रोड मैप देख लेते हैं। हम फर्नेस की बिल्कुल टॉप से लेकर बॉटम तक जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हैंगिंग और स्कैफोल्डिंग जैसे ब्लॉक्स की। फिर देखेंगे कि स्लिप और चिल्ड हार्थ क्या बला है। उसके बाद गैस और फ्लो से जुड़ी प्रॉब्लम्स पर नजर डालेंगे और आखिर में बात करेंगे हार्थ डैमेज और खतरनाक सैलमेंडर की। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 के साथ, ब्लॉक्स, हैंगिंग और स्कैफोल्डिंग। फर्नेस के बिल्कुल ऊपरी हिस्से में जो सबसे पहली बीमारी देखने को मिलती है उसे हैंगिंग कहते हैं। इसमें होता यह है कि कच्चा माल नीचे जाने से ही मना कर देता है। अब इसके पीछे की केमिस्ट्री बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। एक रिएक्शन होता है जिसे नॉर्मल रिवर्जन रिएक्शन कहा जाता है। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड टूटकर एकदम बारीक कार्बन डस्ट बनाती है, और ये डस्ट किसी गोंद या फेविकॉल की तरह काम करती है। ये कच्चे माल और कोक के टुकड़ों को आपस में चिपकाकर ऊपर ही जमा देती है। अब अगर मरीज को हैंगिंग की बीमारी है तो डॉक्टर क्या नुस्खे अपनाएगा? इसके कुछ बहुत ही कारगर इलाज हैं। सबसे पहले तो लाइमस्टोन चार्ज किया जा सकता है, जो जमे हुए कार्बन को साफ कर देता है। इसके अलावा नीचे से ऊपर की ओर आ रहे हॉट ब्लास्ट के प्रेशर को कम करना भी जरूरी है। अगर हम रॉ मटेरियल में एल्कली ऑक्साइड्स को कम कर दें या कुछ देर के लिए चार्जिंग ही रोक दें, जिसे ब्लाइंड चार्ज कहते हैं, तो ये रुकावट दूर हो सकती है। फर्नेस में थोड़ा सा नीचे जाने पर हमें स्कैफोल्डिंग नाम की एक और ब्लॉकेज की बीमारी मिलती है। ये दिक्कत मेनली एल्कली ऑक्साइड्स की वजह से होती है। होता यह है कि ट्यूर के पास बहुत ज्यादा गर्मी होने से ये ऑक्साइड्स भाप बन जाते हैं और फिर ऊपर की ठंडी दीवारों पर जाकर किसी चिपचिपे रेजिन की तरह जम जाते हैं। इसकी वजह से फर्नेस के अंदर काम करने की जगह बहुत कम हो जाती है, प्रोडक्टिविटी गिर जाती है और महंगे कोक की खपत एकदम से बढ़ जाती है। तो इस स्कैफोल्डिंग का पक्का इलाज क्या है? देखिए, कच्चे माल में बदलाव करने से मदद तो मिलती है, लेकिन अगर स्कैफोल्डिंग बहुत गंभीर हो जाए तो एक बहुत ही ड्रामेटिक ऑपरेशन करना पड़ता है, जिसे जंपिंग ऑफ द फर्नेस कहते हैं। इसमें ब्लास्ट के प्रेशर को अचानक से रोक दिया जाता है ताकि सारा जमा हुआ मलबा धड़ाम से नीचे गिर जाए। और अगर बात फिर भी ना बने तो भाई, सबसे एक्सट्रीम केसेस में रुकावट को तोड़ने के लिए सचमुच डायनामाइट का इस्तेमाल करना पड़ता है। करोड़ों की इस मशीन के लिए शायद इससे बड़ी सर्जरी कोई और नहीं हो सकती। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, स्लिप और चिल्ड हार्थ। हमने अभी जिन ब्लॉक्स के बारे में बात की, वो असल में इन अगली बीमारियों की जड़ हैं। स्लिप अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये हैंगिंग या स्कैफोल्डिंग का एक बहुत ही खतरनाक सिम्टम है। इमेजिन कीजिए, ऊपर का मलबा अटका हुआ है, लेकिन नीचे का मलबा खिसक गया। इससे बीच में एक बहुत बड़ा गैप बन जाता है, और फिर अचानक हजारों पाउंड भारी मलबा बहुत तेज स्पीड से धड़ाम से नीचे गिरता है। इसी क्रैश को स्लिप कहते हैं, और ये एक बहुत ही विनाशकारी चेन रिएक्शन की शुरुआत कर सकता है। स्लिप की वजह से ऊपर का जो ठंडा मलबा है वो सीधे नीचे पिघले हुए खौलते लोहे में जा गिरता है। इससे लिक्विड आयरन पल भर में जम सकता है, जिसे चिल्ड हार्थ कहते हैं। ये सिचुएशन तब और भी ज्यादा एक्सप्लोसिव हो जाती है जब डैमेज हुए कूलिंग पाइप से 100 डिग्री सेल्सियस का पानी सीधे 1300 डिग्री सेल्सियस के पिघले हुए मेटल में लीक होने लगे। सोचिए क्या तबाही होगी। हार्ट के इन जानलेवा कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हमें ऑपरेशंस में बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। हैंगिंग और स्कैफोल्डिंग को रोकना तो प्रिवेंटिव मेडिसिन की तरह है, लेकिन इसके साथ ही स्ट्रक्चरल डिजाइन पर भी ध्यान देना होगा, जैसे कि रेगुलर ईंटों के जॉइंट्स की जगह मॉडर्न कार्बन ब्लॉक्स का इस्तेमाल करना, ताकि पिघला हुआ लोहा कहीं से भी लीक ना हो सके। चलिए अब आते हैं सेक्शन 3 पर, गैस और फ्लो से जुड़ी समस्याएं। अब जरा ऊपर उठने वाली गैसों और नीचे गिरने वाले लिक्विड्स के फ्लो को समझते हैं। यहाँ चैनलिंग और पिलरिंग नाम की दो अलग-अलग दिक्कतें होती हैं। चैनलिंग में क्या होता है कि गैसें पूरे मलबे से गुजरने के बजाय उस रास्ते से निकल जाती हैं जहां उन्हें सबसे कम रुकावट मिलती है, बिल्कुल पानी की तरह। इससे कई हिस्से बिना प्रोसेस हुए ही रह जाते हैं।
इसके उलट पिलरिंग में ब्लास्ट का प्रेशर इतना कमजोर होता है कि वो फर्नेस के सेंटर तक पहुंच ही नहीं पाता और बीचों बीच मलबे का एक बिल्कुल ठंडा और बेजान पिलर या स्तंभ बन जाता है। फ्लो की एक और बड़ी दिक्कत है फ्लडिंग। अगर नीचे से आ रहे हॉट ब्लास्ट का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाए तो वो लिक्विड स्लैग और पिघले हुए लोहे को नीचे बहने से ही रोक देता है। ये एक डैम या बांध की तरह काम करता है जहां लिक्विड इकट्ठा होता रहता है और फिर जब ये बांध टूटता है तो सारा लिक्विड एक साथ बहुत ही खतरनाक फोर्स के साथ नीचे गिरता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने डायग्नोसिस के आखिरी हिस्से में, सेक्शन 4, हार्थ डैमेज और सैलेमेंडर। अब हम फर्नेस के बिल्कुल बॉटम एरिया पर फोकस करेंगे। सालों तक लगातार काम करने का सबसे ज्यादा असर यहीं दिखता है। ब्रेकआउट नाम की सिचुएशन को आप एक तरह का इंडस्ट्रियल हेमरेज कह सकते हैं। ये इतनी क्रिटिकल और डरावनी स्थिति है जहां रिफ्रैक्टरी लाइनिंग टूट जाती है और पिघला हुआ लोहा सीधे बाहरी दीवारों को जलाता हुआ बाहर निकलने लगता है। ऐसी नौबत में फर्नेस को तुरंत बंद करके एक बहुत बड़ी सर्जिकल रिपेयर की जरूरत पड़ती है। 5 से 10, जी हां, सिर्फ 5 से 10 साल, ये वो टाइम फ्रेम है जब एक ब्लास्ट फर्नेस लगातार दिन रात चलता है और इसके बाद उसे एक बहुत ही बड़े फंडामेंटल ओवरहॉल की जरूरत पड़ने लगती है। इस 5 से 10 साल की लगातार चलने वाली मैराथन में फर्नेस का फर्श घिस घिस कर कटने लगता है। ड्रेनेज पॉइंट के नीचे एक ऐसा गड्ढा बन जाता है जहां पिघला हुआ लोहा इकट्ठा होने लगता है। क्योंकि ये लोहा बाहर नहीं निकल पाता तो वो धीरे धीरे वहीं जम जाता है और एक विशाल न हिलने वाली चट्टान बन जाता है। इसी चट्टान को सैलामेंडर कहा जाता है। ये डायग्नोस्टिक चार्ट बहुत ही खूबसूरती से समराइज करता है कि कैसे ये सारी बीमारियां एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ये बिल्कुल एक इकोसिस्टम की तरह है। ये दिखाता है कि अगर हम एल्कली ऑक्साइड्स या गलत ब्लास्ट प्रेशर जैसी रूट कॉजेज यानी जड़ को ठीक कर लें तो हम एक साथ कई बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। इस पूरे डायग्नोसिस के बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल हमारे सामने आता है। ये जानते हुए कि 10 साल के लगातार आग उगलने वाले ऑपरेशन के बाद हर एक ब्लास्ट फर्नेस को अंततः इस सैलामेंडर नाम की अचल चट्टान के आगे घुटने टेकने ही पड़ते हैं, तो क्या भविष्य की मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग कभी कोई ऐसी डिजाइन ला पाएगी जो सच में एक अमर फर्नेस बना सके? ये एक ऐसा सवाल है जो यकीनन हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। हमारे आज के इस डीप डाइव में साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।